नमस्कार। सोमवार से ही यह हफ्ता प्रतिदिन इतनी व्यस्तताओं का हो गया है कि आप मेरी आंखों में देख रहे होंगे कि एक थकावट सी महसूस हो रही है। और कल तो कमाल हो गया, पता नहीं एक किस राज्य के शांति दूत अमन दूत महोदय थे, वो मुझे एफआईआर की धमकी देने लगे कि तुम सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हो और मैं तुम्हारे खिलाफ़ एफआईआर करा दूंगा। तो मैंने उसको कहा कि तुम एफआईआर कराओ। वो समय गए जब लोग एफआईआरों से डरते थे। तो मैं देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप में से बहुत से लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे मालूम है। आज देख रहा हूँ श्री हरिवाणी जी हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। सुनील प्रकाश भारत जी प्रारंभ से ही प्रतिदिन साथ दे रहे हैं, उन्हें मेरा नमस्कार। डॉक्टर नित्यानंद श्रीवास्तव जी भी आ गए हैं, उनके लिए जय सिया राम। अनूप आ गए हैं, उन्हें नमस्कार। सतीराम कुमार, आपको भी नमस्कार। राजकिशोर सिन्हा जी भी आ गए हैं, उन्हें भी मेरा नमस्कार। एमा जोशी, उन्हें भी नमस्कार। कविता बाना, उन्हें भी नमस्कार। जी राजकिशोर जी, आंखों के नीचे हल्की सी सूजन आ गई है। जब नींद पूरी नहीं हो पाती है तो ऐसी समस्या आती हैं। विनीत कुमार सारथे, उन्हें भी मेरा नमस्कार। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक पर चर्चा करूंगा। हम लोगों ने अभी कल एक नया समूह गठित किया और उसका नाम रखा इतिहास संचयन समूह। इस इतिहास संचयन समूह की जो खास बात है वो ये है कि हमने तय किया कि इतिहास के लेखन में और इतिहास में, राष्ट्रवादी इतिहास में जो रुचि रखने वाले लोग हैं उनको छांटा जाए। तो एक समूह बनाकर हमने उसके लिंक को मेरे पास जितने भी समूह थे उनमें उसको भेज दिया और स्पष्ट रूप से लिखा कि इस समूह में केवल और केवल इतिहास से संबंधित जानकारी आएंगी, अन्य जानकारियां अनुमन्य नहीं होंगी। और प्रारंभ से ही सख्ती से 2-3 लोगों को बाहर किया गया। कुछ लोग उस ग्रुप को छोड़ के चले भी गए और कुछ लोग इस प्रकार का संदेश छोड़ के गए कि वामपंथी इतिहासकार कठोर परिश्रम करते हैं, तथ्यों को साक्ष्यों के साथ प्रामाणिकता के साथ रखते हैं और आप राष्ट्रवादी अनर्गल बातें करते हैं। तो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो वो सज्जन सही कह रहे थे। हम लोगों को प्रवृत्ति बदलनी होगी और हमको अपनी बात को तथ्यों को साक्ष्यों के साथ प्रामाणिकता से रखने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी और तथ्य पर्याप्त उपलब्ध है। मैंने उन सज्जन को जवाब लिखा, लेकिन मेरे जवाब लिखने तक एक लंबा जवाब था, लेकिन मेरे उस जवाब लिखने तक वो समूह छोड़ के जा चुके थे और मैंने जवाब में 8 मुद्दे उठाए। मैंने कहा कि वामपंथी इतिहासकार निश्चित रूप से कठोर परिश्रम करते हैं, तथ्यों को साक्ष्यों के साथ प्रामाणिकता से रखते हैं, लेकिन उनका जो तथ्यों का चयन होता है
वह इस प्रकार से होता है कि किस प्रकार सनातन संस्कृति को, भारत के राष्ट्रीय स्वरूप को क्षति पहुंचाई जा सकती है। वो करने को तो एकता की बातें करते हैं, लेकिन यथार्थ में वो एकता की बात नहीं करते, अपितु सनातन संस्कृति किस प्रकार समूहों में विघटित हो, इस दिशा में अधिक कार्य करते हैं। एक सज्जन ने लिखा कि बड़ा दुख होता है कि महाराणा प्रताप के साथ जो भील सरदार थे, इतिहास में उनका कहीं जिक्र नहीं आता। लक्ष्मीबाई की सहायिका झलकारी बाई का कहीं जिक्र नहीं आता, और ऐसे जाने कितने लोगों का भारतीय इतिहास में जिक्र नहीं आता। तो मैंने उन्हें भी जवाब लिखा कि झलकारी बाई जैसे व्यक्तित्व, बिजली पासी जैसे व्यक्तित्व, इन लोगों का जिक्र इतिहास में छात्रों के बीच प्रमुखता से जाना चाहिए। यह दोष राष्ट्रवादियों का नहीं है, यह दोष उनका है जिनके पास स्वतंत्रता से सत्ता रही। दोष लक्ष्मीबाई का भी नहीं है, इसलिए नहीं कि लक्ष्मीबाई की विश्वस्त सहायिका झलकारी बाई थी। दोष महाराणा प्रताप का भी नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप के जो साथी थे वो भील थे। तो दोष इन सारे महानायकों का जिनका नाम इतिहास में कहीं नहीं आया, उनका नहीं है। उन्होंने तो अपने साथ सबको लेके चलने की कोशिश की, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो हमारे भारतीय छात्रों को इतिहास दिया जाना था, उस इतिहास में कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्तियां आने से रोक दी गई, और लगभग 1980 तक ऐसा कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ जो इस दिशा में सार्थक कहा जा सके। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवादी नेतृत्व विकसित हुआ, इस नैरेटिव को बदल दिया गया और दूसरी बातें कही जाने लगी कि देखो देखो झलकारी बाई का कितनी उपेक्षा हो रही है, देखो देखो बिजली पासी की कितनी उपेक्षा हो रही है, देखो देखो महाराणा प्रताप के जो सहयोगी थे भील, उनकी कितनी उपेक्षा हो रही है। और मजे की बात यह है कि धर्म निरपेक्षता और वामपंथ के नाम पे हम लोग उन तथ्यों को स्वीकार कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि स्वतंत्रता के बाद जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने ऐसे लोकनायकों को अंधकार में रखा। उन लोकनायकों को समाज ने कभी अंधकार में नहीं रखा। भारतीय परंपरा रही है कि लोक से अगर कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी समाज का नायक कोई भी उल्लेखनीय कार्य करता है तो उसका सम्मान के साथ जिक्र किया जाता है। उदाहरण के लिए रामायण में छोटा सा प्रसंग है नाव द्वारा नदी पार कराने का, और वो केवट का प्रसंग बड़े सम्मान के साथ, केवट को सम्मान देते हुए रामायण में वर्णित है। इसी प्रकार महाभारत में एकलव्य का महाभारत की कथा की दृष्टि से कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी महाभारत में एकलव्य की कथा का जिक्र है, और इस प्रकार से जिक्र है कि पाठक की सारी सहानुभूति एकलव्य की तरफ जाती है, द्रोणाचार्य की तरफ नहीं। और ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जहां हमने अपने लोक नायकों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हमने विदुर को स्थान दिया, कर्ण को स्थान दिया। हमारे यहाँ पे रविदास को पर्याप्त सम्मान मिला, हमारे यहाँ पे
कबीर को सम्मान मिला। हमारे यहाँ पे तो रसखान जैसे मुस्लिम कवि तो को सम्मान मिला। निश्चित रूप से आज़ादी मिलने के बाद ऐसी स्थितियां बनी कि जो भारतीय सनातन संस्कृति से संबंधित उस इतिहास को कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कर दिया गया। सत्य तो यह है कि विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई ये केवल कुछ लाइनों में लिखे जाने वाले पात्र हैं। इसी प्रकार सनातन संस्कृति पर प्रहार करने वाले जो लोग हैं, सनातन संस्कृति को हानि पहुंचाने जो वाले लोग हैं, उनको भी 2-4 पंक्तियों में निपटा दिया गया। उदाहरण के लिए बख्तियार खिलजी। और बड़ा आश्चर्य होता है कि जोगेंद्र नाथ मंडल को तो हमारी पूरी पीढ़ी, करोड़ों, मेरा अनुमान है कि 125 करोड़ के करीब लोग जोगेंद्र नाथ मंडल के विषय में नहीं जानते हैं। 135 करोड़ की जनसंख्या में 125 करोड़ के करीब लोग जोगेंद्र नाथ मंडल को नहीं जानते। और ये आंकड़ा मैं बहुत सरलीकरण कर रहा हूं। जोगेंद्र नाथ मंडल के नाम को जानने वाले लोग मात्र कुछ हजार या बहुत ज़्यादा होंगे तो कुछ लाख तक हैं। तो ये जो इतिहास की जो परिस्थितियां रही हैं, इतिहास को जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, भारतीय राष्ट्र को विखंडित करने का उपाय मात्र रखा गया। बहुत सारी पुस्तकों को एक झटके में प्रतिबंधित कर दिया गया, जिनमें मौलाना अबुल कलाम की जीवनी तक सम्मिलित है। इसी प्रकार एक पुस्तक और है जो नाथूराम गोडसे के उच्च न्यायालय में अपनी अपील के दस्तावेज के रूप में पढ़ा गया। वह पुस्तक भी बहुत दिनों तक जनता के बीच में नहीं आई। आज मेरा विचार हुआ कि क्यों ना मैं इस पुस्तक में जो नाथूराम गोडसे द्वारा लिखित है, ऐसे तथ्य जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनको आप लोगों के बीच में रखूं। इस पुस्तक के प्रारंभ में भूमिका में इंदुलाल याज्ञिक नामक एक स्वतंत्रता सेनानी जो गांधी जी के साथ कारागार में निरुद्ध रहे, उनका एक छोटा सा वर्णन है। इंदुलाल याज्ञिक ने लिखा है कि जब मैं जेल गया तो रमजान का महीना था। गांधी ने हमारे साथी से जोर देकर सारे रोजे रखवाए। जब मैं जेल गया तो रमजान का महीना था और गांधी ने हमारे साथी से जोर देकर सारे रोजे रखवाए। अब बताइए, सनातन संस्कृति के लोग रमजान के महीने में गांधी के धर्मनिरपेक्षता के लिए रोजे रखें, तो बात तो तब है कि जब गांधी के मुस्लिम मित्र वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है, रोजे लगभग 27 दिन रखे जाते हैं, 26 या 27 दिन।
और वो भी एक साथ इकट्ठे। हमारे नवदुर्गे 2 बार आते हैं 6-6 महीने के अंतराल पे, और उनके दिनों की संख्या, आखिरी दिन तो व्रत रखा नहीं जाता है, 8 दिन, 8 और 8 16, यानी कि 16 का मतलब आधा महीना। पूरे महीने आप एक हिंदू से रोजे रखवा रहे हैं, तो आप अपने मुस्लिम मित्रों से टुकड़ों में 2 बार आधे महीने नवरात्रि के व्रत भी रखवा दीजिए। यह बड़ी दुखद स्थितियां हैं जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिलता है कि गांधी जैसा व्यक्तित्व तो अपने साथियों से जबरन रोजे रखवाते थे, जिससे उन्हें मुस्लिम लोग अपना नेता मान सकें। अब ये सीन क्यों बना, इस सीन के बारे में नाथूराम गोडसे ने अपने इस अपीलीय वक्तव्य में तर्क देकर बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि 1914 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो वह पहले ही भारत की राजनीतिक परिक्षेत्र में जाने पहचाने नाम थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेज शासन से दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को नागरिक अधिकार दिलाए और उनके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका की स्थिति अलग थी। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय बहुत छोटी सी संख्या में था, और क्योंकि वह मातृभूमि नहीं थी, अतः वहाँ जितने भी लोग थे, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो जैन हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो पारसी हों, लगभग एकजुट रहते थे। और गांधी जी को इनका संपूर्ण रूप से नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन जब वो भारत लौटे तो भारत की स्थितियां बहुत अलग थी। गांधी जी को उम्मीद ये थी कि उनका पूरे विश्व में इतना बड़ा नाम हो गया है तो भारत के लोग उन्हें हाथों हाथ लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के राजनीतिक परिदृश्य कुछ अन्य प्रकार का था। 1905 में बंगाल विभाजन की स्थितियां बनने के बाद से ही हिंदू मुस्लिम में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी, और इस स्थिति को उत्पन्न होने के पीछे जो मूल कारण था वो था, प्रारंभ में अंग्रेजों ने मुस्लिम शासन के विरुद्ध हिंदुओं के हितार्थ कार्य किया, लेकिन हिंदू जैसे ही मुस्लिम अत्याचार से जाल से छूटकर उठ खड़ा हुआ और वो पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने लगा, तो अंग्रेज़ों के लिए ये असहनीय स्थिति थी कि हमने जिनको छुटकारा दिलाया वो हमसे छुटकारा चाहते हैं। तो स्थायी रूप से भारत पे शासन करने की नीयत से उन्होंने हिंदू और मुस्लिम में आपस में विरोध उत्पन्न करने के लिए स्थितियां उत्पन्न की, और ये विरोध 1905 के बाद धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा था। 1914 में जब महात्मा गांधी लौटे तो ये विरोध पर्याप्त रूप से प्रभावशाली हो चुका था। जिन्ना को उस समय तक भारतीय राजनीति में कोई नहीं जानता था। नेहरू भी भारतीय राजनीति में नहीं थे। उस समय भारतीय राजनीति यानी कांग्रेस दो पक्षों के पास थी। एक पक्ष गरम दल के रूप में जाना जाता था, जिसमें लाल बाल पाल की तिकड़ी थी, अर्थात लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो दूसरी नरम दल की तिकड़ी थी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। और इन 6 लोगों का
भारतीय राजनीति पर बहुत विशेष प्रभाव था। इन 6 लोगों के बीच में गांधी जी को स्थान बनाने के लिए निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ता और काफ़ी समय लगता। इसके अतिरिक्त 2 लोग और थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। गांधी जी के भाग्य से 1915 में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों का निधन हो गया। 1914 में गांधी जी आते हैं और 1915 में फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हो गया। लेकिन इस निधन के साथ ही कांग्रेस पर जो प्रभाव है वो गरम दिल का बढ़ गया। कांग्रेस लोकमान्य तिलक के हाथ में आ चुकी थी। दादा भाई नौरोजी भी, उनका भी 1917 में निधन हो गया। इस प्रकार से नरम-दल कही जाने वाली ये तिकड़ी कांग्रेस से समाप्त हो गई और गरम दल कही जाने वाली तिकड़ी ताकत में आ गई। जाहिर सी बात है कि लोकमान्य तिलक के सामने गांधी जी का व्यक्तित्व निश्चित रूप से बौना था और यही कारण है कि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को, नरम दल वालों को अपना गुरु मानते थे, लोकमान्य तिलक को नहीं। लोकमान्य तिलक की नीतियों के चलते मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से अलग होकर अपना अलग दल बनाया। गांधी जी की इस सब राजनीतिक घटनाओं पर पर्याप्त नजर थी। गांधी जी ने खाली समय में देश का भ्रमण प्रारंभ किया। बिहार में चंपारण में वो नील के आंदोलन से जुड़ी चुके थे और इस भ्रमण के दौरान सारी स्थिति को समझा और समझने के बाद 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के समय पे मुस्लिमों की तरफ, क्योंकि हिंदुओं में लोकमान्य तिलक का आकर्षण था, मुस्लिमों की तरफ अपना ध्यान बढ़ाना शुरू किया। लोकमान्य तिलक के सामने स्थापित होने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था कि वे किसी प्रकार से मुस्लिमों के बीच में अपना नेतृत्व स्थापित करें और इस अपने नेतृत्व को स्थापित करने के लिए उन्होंने उस समय के मुस्लिम नेता अली बंधुओं का सहारा लिया। एक स्थिति तो ये आ गई थी कि बंगाल का जो मुख्यमंत्री रहा सोहरावर्दी, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम कराया, उसको वो शहीद साहब, सोहरावर्दी को गांधी जी शहीद साहब के नाम से पुकारा करते थे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं लोकमान्य तिलक के कारण गांधी जी को क्यों मुस्लिमों की तरफ झुकाव रखना पड़ा और इसी झुकाव का परिणाम था कि उन्हीं के परिवार से उनका एक पुत्र इस्लाम को अपनाकर मुसलमान हो गया। अब गांधी जी का जो भाग्य चमका वो 1920 में उनके द्वारा खिलाफत आंदोलन की जो प्रक्रिया थी और खिलाफत आंदोलन में जो उन्होंने पहल करके मुसलमानों को उत्तेजित किया कि वे तुर्की में ब्रिटिश साम्राज्य का जो हस्तक्षेप हो रहा है खिलाफ अली खलीफा के खिलाफ, उसमें मुसलमान यहाँ विरोध करें, और वह पूरी योजना ध्वस्त हुई कमाल पाशा के द्वारा खलीफा के अंत करने के बाद। तो एक प्रकार से देखा जाए तो गांधी जी की सारी योजना ध्वस्त हो गई, लेकिन इसे किस्मत कहेंगे या परिस्थितियों का, अवसरों का सही तरीके से प्रयोग करना कि 1920 में अचानक लोकमान्य तिलक का निधन हो गया। लोकमान्य का तिलक का निधन होते ही कांग्रेस एक प्रकार से नेतृत्व विहीन हो गई। नरम दल के तीनों नेता जा चुके थे,
और गरम दल के नेता, पूरे कांग्रेस के नेता, पूरे देश भर में लोकप्रिय नेता लोकमान्य तिलक भी अचानक चले गए। तो लोकमान्य तिलक के दो साथी बचे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र का प्रभाव बंगाल में था और अली बंधुओं के कारण सोहरावर्दी की ताकत कम था, लेकिन पंजाब में लाला लाजपत राय उनकी बहुत सक्रिय भूमिका थी। लाला लाजपत राय का संबंध आर्य समाज से था। लाला लाजपत राय पंजाब में स्वामी श्रद्धानंद के साथ मिलकर आर्य समाज के बैनर तले भी बहुत सारा शिक्षा का, देवनागरी का वगैरह का बहुत सारा काम कर रहे थे। बस गांधी जी ने यहीं अपनी कूटनीतिक पहल की और सीधे सीधे आर्य समाज की आलोचना करनी शुरू की। गांधी जी के आर्य समाज के आलोचना करते ही गुणकारी परिवर्तन हुए और सिंध प्रांत में सत्याग्रह प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आर्य समाज का विरोध करते ही कांग्रेस के नेताओं में, उत्तर भारत के कांग्रेस के नेताओं में असमंजस की स्थिति आ गई कि वे लाला लाजपत राय का साथ दें या गांधी जी का साथ दें। अंग्रेजों ने भी इस मौके को अच्छी तरह से बुनाया और लाला लाजपत राय के साथ क्या घटना घटित हुई मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं। और इसी घटना के विरोध में पंजाब से लाला लाजपत राय के साथ जो कुछ घटित हुआ, उसी घटना के विरोध में आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह आदि ने अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया। यानी कि गरम दल का भारत में क्या प्रभाव था, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उस प्रभाव को कम करने के लिए गांधी जी कितनी कूटनीतिक चालें चली, यह भी आप समझ सकते हैं। और जब आप ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो इस समय पे एंटोनियो माइनो और उनका परिवार और उनके चमचे जो कूटनीतियाँ कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि 1917 से लेके 1920 और उसके बाद अपना निर्द्वंद्व नेतृत्व स्थापित होने तक गांधी जी ने वही सारी कूटनीतियां अपनाई जो आज यह परिवार अपना रहा है। गांधी जी ने बड़ी चतुराई से अवसरवादी लोगों को अपने साथ मिलाया और उन्हीं अवसरवादी लोगों में से एक व्यक्ति था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू तिलक के समय पे मतभेद होने के कारण लगभग अलग थलग पड़े थे, लेकिन उनको सही अवसर लगा और वो गांधी जी के साथ सक्रिय हो गए। मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी का पूरा साथ देने का वचन दिया और बदले में एक ही शर्त रखी, अपने पुत्र के लिए राजनीतिक कैरियर। गांधी जी ने उस शर्त को आजीवन निभाया और मोतीलाल नेहरू के पुत्र को सीधे मोतीलाल नेहरू के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक पहुंचवा दिया। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू का जब लोकमान्य तिलक जैसा एक जुझारू व्यक्तित्व जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष और उनसे बड़ा कद लेके खड़ा हो गया, तो उस सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से पृथक करने में भी गांधी जी ने बहुत सारे कूटनीतिक प्रयोग किए, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। हम और हमारे छात्र इतिहास को केवल कांग्रेस की दृष्टि से पढ़ते हैं और जब हम कांग्रेस की दृष्टि से पढ़ते हैं तो बहुत सारे तथ्य हमसे छूट जाते हैं। गांधी जी ने स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे को अपना भाई जैसा बताया। अब आप समझ सकते हैं कि गांधी जी कितनी कूटनीतिक चालें चल रही थी। सच बात यह है कि पिछले 70 वर्षों में इस तरह का परिवेश बना दिया गया है कि गांधी के विरुद्ध अगर एक भी बात आपने कह दी
तो लोग आपको सीधे सीधे आतंकवादी बता देंगे, सीधे सीधे गोडसे का वंशज बता देंगे, और सीधे सीधे जितनी भी उपाधियां उनके पास हो सकती हैं उन सारी उपाधियों से विभूषित कर देंगे। जो आज सुबह जो एक वक्तव्य समूह में आया कि तथ्यों को साक्ष्यों के साथ प्रमाणित करने की आवश्यकता है, मैं प्रारंभ से ही इसी चीज़ पे बल दे रहा हूँ। और आज जो भी मैंने चीज़ें रखी, होता क्या है कि हमारे छात्र जब इतिहास को पढ़ते हैं तो एक सामान्य कहानी की तरह पढ़ते चले जाते हैं और वही दृश्य उनके मस्तिष्क में अंकित हो जाता है। अब आप ध्यान से देखिए कि मैंने वही तथ्य आपके सामने दोहराए, लेकिन सनों के साथ। मैंने बताया कि 1914 में गांधी जी आए। उस समय नरम दल और गरम दल दो धाराएं थीं। नरम दल की धाराओं में 3 लोग थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले। ये लोग कांग्रेस के संस्थापकों में से थे। और 1915 से लेकर 1917 तक नरम दल के ये तीनों नेता जब इस दुनिया से चले गए तो उस समय भारत का सारा सारी की सारी जनता, सारा का सारा लोग वो तिलक के नेतृत्व में काम कर रहा था। और तिलक के साथी, दोनों साथी, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो तीनों साथियों का 3 अलग अलग क्षेत्रों में विशेष प्रभाव था। बंगाल के क्षेत्र में अगर बिपिन चंद्र पाल थे तो पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय थे, तो महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक थे। लेकिन लोकमान्य तिलक के जाते ही इक्वेशन, समीकरण गड़बड़ा गई, और जैसा कि मैंने बताया कि वहीं पर गांधी ने कूटनीतिक प्रहार किया और आर्य समाज का विरोध कर लाला लाजपत राय को एक किनारे करने के लिए अपनी योजना प्रारंभ कर दी। और इस योजना में अंग्रेज़ों ने उनका भरपूर साथ दिया, जिससे लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो गई। बिपिन चंद्र पाल अकेले बचे और वह भी 1932 आते आते वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। इस प्रकार गांधी ने अपने लिए मोतीलाल नेहरू के साथ गठबंधन करते हुए अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार कर ली। यह बहुत सारे दृष्टांत बहुत बढ़िया तरीके से, विस्तृत तरीके से समझे जा सकते हैं। इसमें एक पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में भीतरघात रजनी देसाई की है। यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे तथ्य इसमें दिए हुए हैं। आप एक यह पुस्तक ले लीजिए और दूसरा नाथूराम गोडसे की मैंने गांधीवध क्यों किया। इन दोनों पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे और अन्य पुस्तकों के साथ घटनाक्रमों को मिलाएंगे तो जो उस समय का जो वास्तविक परिदृश्य है वो आपके सामने आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं कुछ अंश आज नाथूराम गोडसे की पुस्तक से पढ़कर आपको अवश्य सुनाना चाहूँगा। जिस सोहरावर्दी को महात्मा गांधी शहीद साहब कहते थे, उसके बारे में अपनी अपील के 35वें अनुच्छेद में नाथूराम गोडसे ने कहा है, 1946 में सोहरावर्दी की सरकार के समय नुआखाली बंगाल में मुसलमानों के हाथों हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उससे हमारा खून खौल गया। हमारा क्षोभ उस समय और भी उग्र हो गया जब गांधी जी ने सोहरावर्दी को शरण दी और प्रार्थना सभाओं में उसे शहीद साहब के नाम से संबोधित करना प्रारंभ किया। गांधी जब दिल्ली आए तो भंगी कॉलोनी में मंदिर में अपनी प्रार्थना सभा में जनता और पुजारियों के विरोध करने पर भी कुरान की आयतें पढ़ते थे, लेकिन कभी भी किसी मस्जिद में वह गीता ना पढ़वा सके। वह जानते थे कि मस्जिद में गीता पढ़ने से मुसलमानों द्वारा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होगा। वह सदा सहनशील हिंदुओं को ही कुचलते रहे।
ये जो 35वां अनुच्छेद है अपील का, इसमें गांधी का चरित्र पूरी तरह से सामने आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। उदाहरण के लिए, एक तरफ बंगाल में सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन के समय 1946 में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम होने दिया, वहीं दूसरी ओर जहां जहां कांग्रेसी सरकार थी और जहां जहां उत्पात हुए, उनके विषय में नाथूराम गोडसे लिखते हैं, ये 40वां अनुच्छेद है। कुछ समय बाद ही पंजाब और भारत के अन्य भागों में मुसलमानों से संघर्ष प्रारंभ हुआ। कांग्रेस शासन ने बिहार, कलकत्ता, पंजाब और अन्य स्थानों पर हिंदुओं को ही गोली का निशाना बनवाना शुरू कर दिया, जिन्होंने मुसलमानों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का साहस किया था। यह इसी अपील का 40वां अनुच्छेद है। यानी जहां मुस्लिम लीग का शासन है वहां हिंदुओं को मारने की खुली छूट, और जहां कांग्रेस का शासन है वहां पुलिस हिंदुओं को मारेगी। और उस समय 1946 में लगभग 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। लगभग 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम। और बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे इतिहासकार 1946 की इस सीधी कार्यवाही की जो घटना है, इस घटना के विषय में बड़ा संक्षेप में विवरण करते हैं कि अंततः मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई की धमकी दी और सीधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी। हिंसक संघर्ष हुआ, बस खत्म, द एंड। 3 पंक्तियों के अंदर डायरेक्ट एक्शन यानी कि सीधी कार्रवाई को हमारे छात्रों को समझा दिया जाता है। उससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में कभी उनको प्रकाश में लाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती है। बड़ा आश्चर्य होता है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक यही स्थितियां चल रही हैं। और जब मैं आधुनिक काल की बात कर रहा हूं तो ये आधुनिक काल आज तक है। इस आज तक के आधुनिक काल को समझने की आवश्यकता है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में पश्चिम की शक्तियों ने यहूदियों को उनके धर्मस्थल यरूशलेम के आसपास इजराइल देश बनाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। और जब इजराइल देश बना तो बहुत सारा हिस्सा, बहुत सारा भाग वहां पर था जिसमें मुसलमान भी रहते थे। मुसलमानों और यहूदियों में संघर्ष प्रारंभ हुआ और वहां यासर अराफात नाम के एक व्यक्ति ने आतंकी घटनाएं करके मुसलमानों का नेतृत्व किया और शीघ्र ही फिलिस्तीन नाम से एक देश की घोषणा की। दुनिया के 109 देशों ने यासर अराफात को आतंकवादी घोषित किया। फिलिस्तीन देश की जब घोषणा हुई तो उस देश को बनाने के लिए 8 विमानों का अपहरण किया गया, लाखों लोगों की हत्याएं की गई और उस फिलिस्तीन देश को, ऐसे देश को जो जहां 109 देश उसके मुखिया यासर अराफात को आतंकवादी घोषित करते हैं, उस देश को मान्यता देने वाला पहला देश कौन था? ये तथ्य मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। ये आजादी के बाद की बात है, अभी हाल की बात है। उस देश को मान्यता देने की जल्दबाजी ना तो सऊदी अरब ने की, मान्यता देने की जल्दबाजी
न पाकिस्तान ने की। मान्यता देने की जल्दबाजी न इराक ने की। मान्यता देने की जल्दबाजी न ईरान ने की। मान्यता देने की जल्दबाजी न बांग्लादेश ने की। मान्यता देने की जल्दबाजी न अफगानिस्तान ने की। उस देश को मान्यता देने वाला पहला देश भारत था। और इतना ही नहीं, यासर अराफात को 1 करोड़ के नेहरू शांति पुरस्कार से नवाजा गया। और जब नेहरू शांति पुरस्कार से नवाज दिया गया, तब मुसलमान देशों ने उसको मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की। बात यहीं तक खत्म हो जाती, कोई बात नहीं थी। मान्यता दे दी और आपने नेहरू शांति पुरस्कार दे दिया। नेहरू शांति पुरस्कार के माध्यम से एक बड़ी राशि उसको दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होनी है। यासर अराफात पहला व्यक्ति है जिसको भारत ने 2 बार बड़े पुरस्कारों से नवाजा। और अब अगली बारी राजीव गांधी की थी। राजीव गांधी ने यासर अराफात को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार दिया। मां ने अपने पिता के नाम पे शांति पुरस्कार दिया, तो बेटा ने मां के नाम पे शांति पुरस्कार दिया। लेकिन राजीव गांधी की बड़ी चिंता थी कि मां ने 2 तरह से साथ दिया। देश को मान्यता दी, पुरस्कार दिया, तो मैं तो एक ही प्रकार से सहायता कर पाया, एक ही पुरस्कार दिया। दूसरा मैं किस प्रकार से सहायता करूं? तो राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की सरकार की ओर से एक 747 बोइंग विमान यासर अराफात को, यानी कि फिलिस्तीन को, भेंट स्वरूप दिया, निःशुल्क रूप से दिया। अब आप कहेंगे यासर अराफात, जैसे कि हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन है, यासर अराफात ठीक है भाई, दूसरों के लिए आतंकवादी था, इजराइल के लिए आतंकवादी था, पश्चिम देशों के लिए आतंकवादी था, हम भारतीयों के लिए थोड़ा ही था आतंकवादी भाई। हम भारतीयों के लिए वो आतंकवादी नहीं था। और हमारा देश अगर फिलिस्तीन के नागरिकों के संघर्ष में अगर साथ दे रहा था तो क्या बुराई थी? 2 बार हमने शांति पुरस्कार दे दिया तो क्या बुराई थी? ये धर्मनिरपेक्ष विचार आपके दिमाग में आएंगे, आने भी चाहिए, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमें धर्मनिरपेक्षता होश संभालते ही घुट्टी के रूप में पिलाई जाती है। हमें धर्म निरपेक्षता के लिए जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उस इतिहास से बहुत सारे तथ्यों को गायब कर दिया जाता है। हम सिर्फ वही चीज़ जानेंगे जो ये नेहरू परिवार, मैं इसे गांधी परिवार नहीं कहता, मैं नेहरू परिवार कहता हूँ। नेहरू परिवार, या दूसरे शब्दों में आज की तारीख में माइनो परिवार, माइनो परिवार जो आपको पढ़ाना चाहता है वो आपको पढ़ना होगा। तब तो आप सुसंस्कृत, सुसभ्य और सुशिक्षित नागरिक हैं। अन्यथा आप जाहिल हैं, गंवार हैं, संगी हैं, आतंकवादी हैं, जो कुछ हो सकते हैं आप सब हैं। तो मैं बात यासर अराफात की कर रहा था। यासर अराफात ने OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC में अपना भाषण देते समय कहा कि कश्मीर में भारत की फौजें अत्याचार कर रही हैं। पाकिस्तान जब कहे हम अपने फिलिस्तीनी लड़ाकों को कश्मीर में उतार देंगे, हम कश्मीर में भारत की फौजों का अत्याचार नहीं चलने देंगे। यह शांति पुरस्कार आपने यासर अराफात को दिया था। और इतना ही नहीं, यासर अराफात ने सारे मुस्लिम देशों में जा जाकर यह भाषण दिए कि दुनिया में फिलिस्तीन और कश्मीर का मुसलमान सबसे ज्यादा दबा कुचला है। फिलिस्तीन में इजराइल की फौजें अत्याचार कर रही हैं तो कश्मीर में भारत की फौजें अत्याचार कर रही हैं।
और ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये साक्ष्यों सहित हैं, रिकॉर्ड पर हैं। और इन बातों का इतिहास कौन लिखेगा, इन बातों का इतिहास लिखने के लिए किसको आगे आना होगा, यह प्रश्न मैं बार बार आपके सामने रखता हूँ। जो श्रीमान जी समूह में अपनी धर्मनिरपेक्ष बकवास करके समूह छोड़कर चले गए, मैंने उनके सामने 8 मुद्दे रखे। मैंने कहा कि मैं वामपंथियों के परिश्रम का सम्मान करता हूं और निश्चित रूप से वो चुन चुन कर तथ्य लाते हैं जिससे सनातन संस्कृति को ठेस पहुंच सके। यही कारण है कि उन्होंने जोगेंद्रनाथ मंडल के प्रसंग को इतिहास में स्थान नहीं दिया। यही कारण है कि उन्होंने बख्तियार खिलजी के प्रसंग को स्थान में अधिक स्थान नहीं दिया। यही कारण है कि सिंधु सभ्यता के नाम पर उन्होंने आर्य सिद्धांत, आर्य के आक्रमण की थ्योरी सबके दिमाग में बैठा दी। यही कारण है कि वो बौद्धों के विध्वंस के लिए इस्लाम को कारक नहीं मानता, बल्कि भारत के पुष्यमित्र शुंग अथवा शंकराचार्य को मानता है। यही कारण है कि सिंधु घाटी में पर्याप्त शोध हो जाने के उपरांत हजारों किलोमीटर तक विस्तार निकल आने के बाद कॉर्बन डेटिंग के द्वारा सिंधु घाटी के विभिन्न नगरों की जो समयावधि है वो 10,000 साल पुरानी निकल आने के बाद भी केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो तथ्य हैं उन पे टिके रहकर भारतीय छात्रों को इतिहास पढ़ाते रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब इतिहास की पुस्तकों में लोथल, कालीबंगन, रोपड़ जैसे नगरों के नाम ना के बराबर दिए जाते हैं और सारा का सारा जोर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के उस पर दिया जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये जितने भी स्थान हैं इनमें आर्यों से संबंधित वैदिक संस्कृति या ऋग्वेद से संबंधित जितने भी साक्ष्य हैं मिल चुके हैं, चाहे वो यज्ञ कुंड हो, चाहे वो शिवलिंग हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार की मातृशक्तियाँ हों, चाहे वो विभिन्न प्रकार के अन्न हो, सारी चीज़ें, चाहे वो अश्व के अवशेष हों, सारी चीज़ें इस सिंधु सारस्वत सभ्यता के क्षेत्र में पाई जा चुकी हैं, लेकिन अभी इतिहास पुस्तकों में उनको नहीं लाया जा रहा है। अभी छात्रों को जो अनिवार्य इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो सनातन संस्कृति के ध्वंस में कारक बन सके। यह कभी बताने की कोशिश नहीं की जाती है कि जिस व्यक्ति, जिस सम्राट के नाम पे एक संवत इस पूरे भारत में प्रचलित है, उस विक्रमादित्य का वास्तव में स्वरूप क्या था, उस विक्रमादित्य को लेकर क्या समाज में कहानियां हैं जो आज तक चली आ रही हैं, उनके विषय में कोई जिक्र नहीं किया जाता। सरस्वती नदी जिसका ऋग्वेद में और रामायण में, वाल्मीकि कृत रामायण में जिक्र आता है, उस सरस्वती नदी के उपग्रह से प्राप्त भू क्षेत्रों के बाद भी उसको अभी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। राम सेतु जिसका पूरा विवरण प्राप्त हो चुका है उसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। रामायण में राम से संबंधित अवधि, जो नक्षत्रों का वर्णन है उसके आधार पर जो अवधि का आकलन हुआ है, और जो स्थलों के नाम हैं उन स्थलों के नाम पे राम के अस्तित्व को प्रामाणिक मानने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। उनके लिए वह व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है जिस व्यक्ति के बारे में 1830 से पहले इस देश को ना के बराबर जानकारी थी। तो मित्रों, मैं प्रत्येक दिन 1 या 2 पुस्तक लेके आपके सामने आता हूँ
और केवल इसलिए लेके आता हूँ, ये जो वामपंथी इतिहासकारों का जो खेमा है, जिसके लिए प्राय पदलोलुप प्रोफेसर ये कहते हैं कि वामपंथी बहुत परिश्रम करते हैं, वामपंथी तथ्यों को साक्ष्यों के साथ प्रामाणिकता से प्रस्तुत करते हैं। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि वामपंथी जिन तथ्यों को अंधकार में रखते हैं, उन तथ्यों के लिए भी साक्ष्य हैं और वो प्रामाणिक हैं, उनको अंधकार से निकालकर बाहर लाने की आवश्यकता है। और इसीलिए वेद का यह सूक्त प्रार्थना रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, अस्तो मां सद्गमय। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब किसी न किसी प्रकार हिंदू मुस्लिम करने के लिए जो मुसलमानों में जो उज्जवल चरित्र वाले पात्र हैं, हम उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करते। हम दारा शिकोह ने क्या किया और किस प्रकार यातना झेली, हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम औरंगजेब टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था, हम इसको महत्व प्रदान करते हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जो औरंगजेब के समर्थक हैं, औरंगजेब के औरस पुत्र हैं, उनके लिए पाकिस्तान बन चुका है। इस भारत को दारा शिकोह और एपीजे कलाम जैसे लोगों के लिए रहने दीजिए, जो इस्लाम में रहते हुए भी भारत की सनातन संस्कृति को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उसका अपमान नहीं करते। इस देश में रहने वाली औरंगजेब की औलादें अगर सनातन संस्कृति का अपमान करेंगी कदम कदम पर, तो न तो ये नेहरू युग है और न हिंदू कभी सोया हुआ रहा है। ये उनको विचार करना होगा कि अंग्रेजों ने जब शासन संभाला और मुस्लिम लीग तो बाद में बनी, मुस्लिम लीग जिस तथ्य के आधार पर बनी, वह तथ्य यह है कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है। आप समझ सकते हैं कि विभाजन से पूर्व बांग्लादेश और पाकिस्तान को सम्मिलित रहते हुए भी भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक था, और मुसलमानों को विचार करना चाहिए कि वो अल्पसंख्यक क्यों था। इसलिए कि सनातन संस्कृति इतनी सुदृढ़ संस्कृति है कि उसको निगलना बहुत मुश्किल है। और मुझे विश्वास है कि मेरे साथी राष्ट्रवादी चिंतन करने वाले लोग सनातन संस्कृति को निगलने के जो प्रयास हो रहे हैं, उन षड्यंत्रों को समझते हुए उन प्रयासों को निश्चित रूप से निष्फल करेंगे और भारत की संस्कृति के उत्थान के लिए जो संभव है वो करते हुए भारत की युवा पीढ़ी में एक गौरव का अनुभव कराएंगे कि वे सनातन संस्कृति में पैदा हुए हैं और उसके उच्च आदर्शों की थाती को लेकर भविष्य में जीवन जीने वाले हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों को उस थाती को सौंप के जाने वाले हैं। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग साथ रहेंगे, साथ देंगे। हर दिन एक पुस्तक लेके, कम से कम जब तक लॉकडाउन है, मैं आऊँगा और आप लोगों से बात करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।